बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। बेटा, आज हम एफएससी पार्ट 1 जो है उसको शुरू करने लगे हैं। इसमें हम चैप्टर 1 जो है वो बिल्कुल एंड पे करेंगे। अभी हम शुरू करेंगे चैप्टर 2। और चैप्टर 2 जो है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इसमें तकरीबन 70% इसका जो पोर्शन है वो वेक्टर्स पे है और तकरीबन 30% जो पोर्शन है उसमें हम इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे। बेटा, एक बात आप अपने जहन में बिठा लें कि जब तक आप वेक्टर्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप इस पूरी बुक को, फर्स्ट ईयर की जो बुक है, इसको ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह ये है कि वेक्टर्स से रिलेटेड बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगले टॉपिक्स में भी यूज़ होते हैं। तो इसलिए आपने बड़ा ही केयरफुल रहना है। अपना जो मसरूफियत है उसको, जो इधर उधर की फजूलियात हैं उनको ख़त्म कर दें। बहुत अच्छे बच्चों की तरह आप अपने लेक्चर को अटेंड करें और पास अपने रजिस्टर और बुक्स अपने साथ रखें, पेन पेंसिल अपने साथ रखें ताकि बहुत अच्छे से आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। जी बेटा, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? ठीक हैं सब? अपनी पेन पेंसिल आपने निकाल ली हैं, रजिस्टर ओपन कर लिए हैं। तो चलें हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले स्क्रीन पे मैं आपको आपका जो टॉपिक है वो दिखा रहा हूँ। बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है ये चैप्टर 2 का पहला टॉपिक है, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे एक नज़र दिखा देता हूँ, उसके बाद हम अपने मेन बोर्ड की तरफ चलेंगे ताकि हम इन चीज़ों को ठीक से अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए, आज का जो लेक्चर है ये बड़ा ही छोटा सा लेक्चर है। ये छोटा सा लेक्चर मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि अब चूँकि चैप्टर का स्टार्ट है तो जब तक चैप्टर के इंट्रोडक्शन में या चैप्टर के स्टार्ट में आप ठीक से नहीं समझेंगे चीज़ों को, आप पूरे चैप्टर को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो ठीक है जी, ये है हमारा टॉपिक जो इस वक्त स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की एग्जांपल्स क्या हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का या ज़ाहिर करने का क्या तरीका है, और यही है हमारा लेक्चर। तो चलें अब हम चलते हैं अपनी मेन जो हमारी स्क्रीन है उसकी तरफ। और मेन स्क्रीन जो है ये सामने इस वक्त आप देख रहे हैं और मेरे राइट साइड पे आप देखें कुछ लर्निंग आउटकम्स लिखे हुए हैं। बेटा, लर्निंग आउटकम से मुराद ये है कि आप आज के लेक्चर में करेंगे क्या, मतलब आपका एम क्या है। देखिए बेटा, सबसे पहले आपने करना क्या है, यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नीट्यूड क्या होती है। फिर दूसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि किसी भी वेक्टर को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की मदद से। देखें, डिस्क्राइब करने से मुराद क्या है कि उसको ज़ाहिर करना, उसको एक्सप्रेस करना। और मैग्नीट्यूड का मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ, और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि उसकी सिम्त क्या है। थर्ड नंबर पे मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी वेक्टर को ज़ाहिर करने का जो सिंबॉलिक तरीका है वो क्या है, और ग्राफिकली आप वेक्टर को किस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं। प्रायर लर्निंग से मुराद ये है कि आपको इसके लिए पहले से क्या पता होना चाहिए, मतलब आज के लेक्चर की आपको समझ तब आएगी जब आपको इन बेसिक चीज़ों का पता होगा। सबसे पहले आप देखें, यू मस्ट नो दैट क्वांटिटीज़ आर ऑफ टू काइंड्स, फिज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। बेटा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक फ़िज़िकल और एक नॉन फिज़िकल। मैं आपको एक बड़ी आसान सी इनका मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। देखें, जो फिज़िक्स में आप पढ़ते हैं वो फिज़िकल है और जो फिज़िक्स में आप नहीं पढ़ते वो नॉन फिज़िकल है। बड़ा आसान है, लेकिन इसको ज़रा ज़्यादा अच्छे अंदाज में हम समझ सकते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम ऑब्ज़र्व भी कर सकें और मैयर भी कर सकें, ठीक है। और नॉन फिज़िकल ऐसी हैं जिनको हम देख तो सकें लेकिन उनकी मेजरमेंट ना कर सकें, उनको पैमाइश उनकी ना कर सकें। जैसे आपको किसी बंदे पे गुस्सा आता है
अब वो बंदा बेचारा समझ नहीं पा रहा कि आपको उसके ऊपर कितना गुस्सा है, तो वो बेचारा जो है वो अंडर एस्टिमेट करेगा आपके गुस्से को और आप उसको धड़ाम करके घोंसा रसीद कर देंगे। ऐसा होगा ना। अब उस बेचारे को क्यों समझ नहीं आई कि आपको गुस्सा कितना था। देखें, अगर वो आपके गुस्से को मैयर करने के काबिल हो जाता तो वो ज़रूर आपके घोंसे से अवॉइड कर लेता। इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे गुस्सा, खुशी, गमी, दोस्ती, दुश्मनी, ऑल दीज क्वांटिटीज़ आर नॉन फिज़िकल। उसकी वजह ये है कि इनको हम मैयर नहीं कर सकते। इसी तरह ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम ऑब्ज़र्व करने के साथ साथ मैयर भी कर सकें, उनको हम क्या बोलेंगे, फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है जी। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए मैं लिख देता हूँ द क्वांटिटीज़ विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मैयर्ड। ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, मैयर भी कर सकते हैं। लेकिन नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसी हैं, जिनको ऑब्जर्व तो किया जा सकता है बट कैन नॉट बी मैयर्ड। अब आपने किसी को ये बताना है आसान से अल्फाज में कि यार कौन सी क्वांटिटीज़ फ़िज़िकल हैं, कौन से फ़िज़िकल नहीं हैं, तो आप बड़ी आसानी से बता दें भाई जो हम फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं वो फ़िज़िकल हैं, और जो हम उर्दू में पढ़ते हैं, गज़लों में, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या कुछ पढ़ते हैं, वो नॉन फिज़िकल हैं। अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की आप एग्जांपल क्या देंगे, मैं यहाँ एग्जांपल्स लिख देता हूँ। जैसे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं आप उनकी एग्जांपल देंगे, जैसे बेटा एग्जाम्पल को जाहिर करने के लिए हम एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं E.G। इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल। जैसे फोर्स, वेलोसिटी, मास, एक्सेलरेशन, ऑल दीज क्वांटिटीज़ आर फिजिकल क्वांटिटीज़, क्योंकि इनको हम मैयर भी कर सकते हैं। अब आ जाए नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ पे। देखिए नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की आप एग्जांपल्स क्या लिखेंगे, वो मैं यहाँ ऊपर करके लिख देता हूँ। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की आप एग्जांपल क्या लिखेंगे, एंगर, जॉय, और क्या लिखेंगे जी, हेट, नफरत, एटसेट्रा। ETC से मुराद होता है एटसेट्रा, वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो बेटा ये है जो अभी तक मैंने आपको बताया है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ और फिजिकल क्वांटिटीज़। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको ऑब्जर्व किया जा सके लेकिन मैयर ना किया जा सके। इनकी एग्जांपल क्या है, एंगर, जॉय, हैप्पीनेस, लव, हेट, एटसेट्रा। इसी तरह फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, ऑल दीज क्वांटिटीज़ आर फिजिकल विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एज वेल एज मैयर्ड, जिनको आप ऑब्जर्व भी कर सकें और मैयर भी कर सकें। और इनकी एग्जांपल मैंने आपको क्या बताई है, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ढेर सारी एग्जांपल्स हैं। यानी आप पूरी फिज़िक्स की बुक में जितनी भी क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे वो सारी की सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी। तो ये था जी आपका सेकंड जो स्लाइड है आपकी। अब आ जाए थर्ड स्लाइड पे। आपका जो मेन टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है। इससे पहले मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा था। देखें फिज़िकल और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपका आज का टॉपिक नहीं था। आपका आज का टॉपिक था वेक्टर्स, जो सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहली बात कि वेक्टर होता क्या है, बल्कि इससे पहले भी मैंने आपको ये बताना था। देखें यहाँ मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होती है। ओके, बेटा मैग्नीट्यूड क्या चीज़ है। ओ स्पेलिंग गलत हो गई मुझसे। देखें इतना बड़ा हो गया हूँ और मुझे स्पेलिंग याद नहीं आ रही इसके। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होती जी बेटा, ये बात याद रखें, मैग्नीट्यूड इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या मुराद है, कीमत, किसी चीज़ की मिकदार। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आप कहते हैं यार मुझे 5 किलो चीनी दे दो,
तो ये जो 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, ये क्या है? दिस इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। अब आप गौर करें, जो मैंने 5 kg एक एग्जांपल लिखी है, इसमें 5 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट क्या है? kg। kg क्या है? यूनिट है, ये मास का यूनिट है, किलोग्राम। तो ये था बेटा मैग्नीट्यूड के बारे में। तो मैग्नीट्यूड क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कीमत, मिकदार, उसकी वैल्यू। सही हो गया। ओके, अब हम आते हैं वेक्टर की तरफ। बेटा वेक्टर को समझने के लिए आपको एक बड़ी छोटी सी आसान सी एग्जांपल जो है ना उसको देखना पड़ेगा। ओके बेटा, फर्ज करें ये सामने आप, ये है जी एक रूम, ये जो मैंने 4 दीवारी बनाई है ना, फर्ज करें ये एक रूम है। अब ये है जी, फर्ज करें दिस इज ईस्ट, दिस इज फर्ज करें वेस्ट, ये नॉर्थ की डायरेक्शन है और ये साउथ है। अब जानते हैं ना, मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब। तो सिचुएशन ये है, फर्ज करें यहाँ रूम के अंदर एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट यहाँ करके है बी। अब ए और बी के दरमियान फर्ज करें फासला है 2 मीटर का, ठीक है जी, 2 मीटर का डिस्टेंस है। ये पूरा रूम है, इसमें वेस्ट वाली साइड पे जो वॉल है उस पे पॉइंट ए है उसके करीब, ईस्ट वाली साइड पे जो वॉल है वहाँ पॉइंट बी है। अब करना हमने ये है कि फ़र्ज़ करें यहाँ एक बंदा था जो पॉइंट ए पे खड़ा था, इसको पता नहीं क्या हुआ, ये आया पॉइंट बी की तरफ, पॉइंट ए से चला और पॉइंट बी की तरफ आ गया। अब देखें आप जनाब यहाँ बैठे हैं बड़े मज़े से, ये देखें ये आप बैठे हैं जी यहाँ पे, यहाँ ये पता नहीं चौकड़ी मार के बैठे हैं आप, फजूल में आप बैठे हुए हैं फारिग। अब वो बंदा जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चला गया। अब जब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया, आपसे अगर मैं पूछूं कि यार इस बंदे ने क्या किया, तो आप चूंकि रूम के अंदर बैठे हुए हैं, तो अगर आप रूम के अंदर बैठे हैं तो आप कहेंगे सर ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चला गया। अब अगर मैं भी रूम के अंदर बैठा हूँगा तो मैं तो समझ जाऊँगा ठीक है जी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चला गया, बात ख़त्म। क्योंकि मैं रूम के अंदर बैठा हूँ, मुझे नज़र आ रहा है ए और बी के दरमियान फासला कितना है, मुझे ये भी पता चल रहा है ए किस तरफ है बी किस तरफ है, तो कोई मसला ही नहीं होगा। लेकिन वो बंदा जो रूम से बाहर खड़ा है, अगर ये आपसे पूछेगा कि यार ये जो अंदर बंदा है ये क्या कर रहा है, तो आप इसको किस तरह समझाएंगे? आप इसको बताएंगे कि ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया, तो उस बंदे को समझ नहीं आएगी। फिर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन आप किस तरह करेंगे? आप उसे एक्सप्लेन इस तरह करेंगे कि यार उसने 2 मीटर का फासला तय किया है और वो वेस्ट से ईस्ट वाली साइड पे गया है, यानी जो दीवार वेस्ट वाली साइड पे है, जिस दीवार वाली साइड पे वेस्ट है, वो उस दीवार से ईस्ट वाली साइड पे जो दीवार है उस तरफ जा रहा है। अब जो बाहर बंदा ना वो समझ जाएगा कि उसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, या वो एग्जैक्टली समझ जाएगा कि अंदर जो बंदा है वो क्या कर रहा है। अब आप गौर करें, वो जो बाहर बंदा ये वाला खड़ा है, ये जो मैंने इस साइड पे ये बनाया है जो आपको नज़र आ रहा है, इसको समझ तब आएगी जब आप एग्जैक्ट पूरी सिचुएशन बताएंगे और उसमें आप 2 चीज़ें बताएंगे कि ए और बी के दरमियान उसने फासला कितना तय किया है, डिस्टेंस कितना कवर किया है, और दूसरा जब आप उसे ये बताएंगे कि वो वेस्ट वाली वॉल से ईस्ट वाली वॉल की तरफ गया है। अब बड़ी आसानी से ये जो बाहर खड़ा हुआ बंदा है ये समझ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो काम हो रहा था, जो भी काम हो रहा था, इसको डिस्क्राइब करने के लिए, कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत थी, मैग्नीट्यूड यानी नंबर
और डायरेक्शन। यानी यहां जो भी इवेंट हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसी वेक्टर की ज़रूरत है। तो ये बात याद रखें, वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब मैं आपको बताता हूं कि स्पेसिफिक एग्जाम्पल में हमें किस वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बात याद रखें कि ये वाली जो स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी। अब देखें, अब हम आते हैं अपने उस शीट की तरफ जिसमें मैंने कुछ डेफिनेशंस वगैरह लिखी हुई हैं। तो बेटा सबसे पहले आपने वेक्टर को डिफाइन कर देना है। आपने वेक्टर को डिफाइन कर देना है। द फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहली बात ये कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, यानी ये फिजिकल क्वांटिटी की कोई ना कोई काइंड है, विच रिक्वायर्स, जिसको ज़रूरत है दो चीज़ों की, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिसको मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत है और डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। क्या करने के लिए? फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अगर आप चाहते हैं कि इस क्वांटिटी को पूरे तौर पे डिस्क्राइब करें तो आपको दो चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया कि बाहर खड़े हुए बंदे के लिहाज से अगर हमने इस सारी सिचुएशन को एक्सप्रेस करना है तो हमें दो चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब आ जाएं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। तो वेक्टर की बेटा बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं। आप एंगुलर मोमेंटम भी लिख सकते हैं, ठीक है, टॉर्क भी लिख सकते हैं, यहाँ टॉर्क मेंशन नहीं है। तो बेटा ये सारी एग्जांपल्स हम अगली पूरी बुक में पढ़ेंगे, बहुत टाइम है हमारे पास, बड़े मज़े से हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। इसके बाद है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। बेटा वेक्टर को जाहिर करने का जो तरीका है उसे बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। द फर्स्ट वन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड द सेकंड वन इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखें सिंबॉलिकली वेक्टर को जाहिर करने का तरीका क्या है। देखें सिंबॉलिकली जाहिर करना क्यों ज़रूरी है। देखें फ़र्ज़ करें पेज के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, अब आपको समझ नहीं आ रही है क्या लिखा हुआ है, वेक्टर है या स्केलर है। तो स्केलर और वेक्टर में फ़र्क डालने के लिए हमें कोई ना कोई सिंबल तो यूज़ करना पड़ेगा। अब वो सिंबल क्या है, उस सिंबल को लिखना कैसे है। सबसे पहले वेक्टर को जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो आप कोई भी अल्फ़ाबेट का नाम दे सकते हैं, जैसे ए, बी, सी। फर्ज करें मैंने वेक्टर को वेक्टर ए का नाम दे दिया। तो मेथड ये है कि जब आप ए लिखेंगे तो इसको बोल्ड करके लिखें, यानी मोटा करके लिखें। जैसे अगर आप अपने पेज के ऊपर लिख रहे होंगे तो आप मार्कर से लिखें। अगर आप मार्कर से लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये वेक्टर है। अब यहां देखें, सिंबॉलिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड फेस्ड लेटर। तो ये देखें, ये बोल्ड फेस्ड लेटर लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा भी तरीका ये है। देखें बोल्ड फेस लिखने में बड़ा टाइम लगता है। अगर मेरे जैसा बंदा होगा जिसके पास टाइम ही नहीं होता तो वो इस तरह के कामों में कहाँ पड़ेगा। वो क्या करेगा, सिंपल ए लिखें और ऊपर एरो का निशान लगा लें, बात खत्म। तो ये भी वेक्टर को जाहिर करने का तरीका है। यानी या तो बोल्ड फेस लेटर से लिख लें या सिंपल लेटर लिख के उसके ऊपर एरो लगा दें, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एरो हेड एज शोन इन द एग्जाम्पल ए और बी। इसके बाद है वेक्टर को जाहिर करने का दूसरा तरीका, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मुराद क्या है कि आप कोई लाइनें शाइनें लगा के, कोई एरो शेरो लगा के आप इसको जाहिर करना चाहते हैं। तो ग्राफिकली आप इसको कैसे जाहिर करेंगे। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट डायरेक्टेड लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब जैसे यहां मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी, अगर आप गौर से देखें, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रही थी। तो यहां भी यही बात हो रही है कि जिस डायरेक्शन में वेक्टर है आप उस डायरेक्शन में एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें और डायरेक्टेड लाइन ड्रॉ करनी है। डायरेक्टेड लाइन से क्या मुराद है कि ऐसी लाइन जिसके एक किनारे पे एरो हेड लगा होगा
और ये एरो हेड हमें क्या बता रहा होगा, वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में। ठीक हो गया। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस लाइन की जो लंबाई है, लेंथ, वो हमें क्या बताएगी, वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बारे में या वेक्टर की कीमत के बारे में। और एरो हेड क्या बताएगा, डायरेक्शन। जैसे मैंने पहले आपको बताया, वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है जी। अब यहां देखें, एक और करें, फर्ज करें असल में एक बंदे ने यहां से यहां तक फासला कवर किया था 5 मीटर का। अब असूलन आप ये सोचेंगे कि हम पेज लें और उसके ऊपर 5 मीटर लंबी लाइन खींच दें, ये तो बड़ा मुश्किल काम होगा। तो फिर इसका मेथड क्या है कि आपने स्केल डिफाइन करनी है। फर्ज करें मैं स्केल डिफाइन करता हूं, दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। यानी पेज के ऊपर मैं 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाऊंगा, लेकिन वो असल में 1 मीटर को जाहिर करेगी। तो यहां देखें, मैंने फिर फर्ज करें 5 सेंटीमीटर लंबी ये लाइन खींची और उसके एक तरफ मैंने एरो हेड लगा दिया। सो दिस इज वेक्टर। ठीक है, जिस वेक्टर की फर्ज करें मैं बात कर रहा हूं। तो साथ ही देखें, यहाँ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गई। ये एरो हेड वाली जो लाइन है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। और अगर मैं कहूँ कि वेक्टर की कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो ये वेक्टर की कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी आ गई और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आ गई। तो बेटा ये था आपका आज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। चूँकि अभी आपने नया आपने लेक्चर जो है चैप्टर 2 का स्टार्ट किया है, इसलिए ये छोटा सा टॉपिक था, इस पे मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसी तरह आप बड़े गौर से इन चीज़ों को देखा करें, ताकि नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छे से आपके क्लियर हो जाएं। तो ये था आपका टॉपिक। इसमें मुझे उम्मीद है कि कोई इशू नहीं रहेगा आपको, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, घर वालों से डांट पड़ी है, घर वाले जो हैं वो गलत काम नहीं करने देते, आपको टाइम वेस्ट नहीं करने देते, तो फिर जाहिर बात है आपने घर वालों की बात माननी, आपने मुझसे शिकायत नहीं करनी। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।